Start with chapter number 5, periodic classification of elements. चैप्टर हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि हमने जो भी एलिमेंट्स है उन्हें क्लासिफाई क्यों किया. क्लासिफाई करने का रीजन क्या है और व्हाट इज द एक्सेप्टेड मेथड कि जब हमने किसी चीज को क्लासिफाई कर दिया तो वो क्लासिफिकेशन क्या सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और अगर कर लिया तो क्यों कर लिया. सारी बातें. फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको बोला जाए कि आपके वार्डरोब में जो भी आपके क्लोथ्स है आपको उन्हें अरेंज करना है. सिंपल सी बात है. वो आपके जो क्लोथ्स हैं दीज आर एलिमेंट्स और आपको उन्हें अरेंज करना है. अब आपकी अलमारी है, आपका वार्डरोब है, आपकी मर्जी, आप कैसे भी अरेंज करो. स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि बॉयज के पास तो कोई चॉइस ज्यादा होती नहीं है. उनके पास में तो ले दे के पैंट, जीन्स, टी शर्ट, बस, और कुछ नहीं. लेकिन गर्ल्स हैव वेरिएशंस. बोले अभी हम ट्यूशन नहीं जाते इसलिए हम घर में पजामा टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, बिल्कुल लोअर के साथ में है. ट्यूशन जाना है तो अलग कपड़े, है ना. किसी पार्टी में जाना है तो अलग कपड़े. रिलीजियस फंक्शन में जाना है, वी हैव डिफरेंट क्लोथ्स. कैसे कैटेगराइज किया? तो डेफिनेटली मैंने इसी हिसाब से कैटेगराइज किया. मेरा वार्डरोब देखो तो बोले हाँ भाई, रोज पहनने वाले कपड़े यहाँ पर, साड़ियाँ बोले अलग बिकॉज रेयरली पहनने में आती है, और उसी हिसाब से हमने वार्डरोब को अरेंज किया. ये मेरी चॉइस है, मेरी चॉइस. आपकी चॉइस माइट भी हो सकती है कि बोले मैम मेरे पास में ब्लैक कलर के इतने सारे कपड़े हैं कि मैंने सारे ब्लैक ब्लैक एक साथ रख दिए, फिर सारे वाइट वाइट एक साथ रख दिए, सारे रेड रख दिए. इट इज योर चॉइस बिकॉज इट इज योर वार्डरोब. बट जब एलिमेंट्स को अरेंज करने की बारी आई तो क्या हमारी अकेले की मर्जी चलेगी? नहीं. बहुत सारे लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं. जब हम कोई काम लोगों के लिए करना चालू करते हैं तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी लोग उस पर काम कर रहे हैं वो उसे देखेंगे. आज अगर आपने कोई लॉ बना दिया तो दैट लॉ शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल. उस पर आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि बताओ आपने ऐसा क्यों किया. अगर वो सबको एक्सेप्टेड है तो वो लॉ बनेगा, कोई थियोरी आगे जाएगी. नहीं तो वहां पर आपका ड्रॉबैक बता दिया जाएगा कि भाई ये जगह आपने गलती करी, या तो आप इस गलती को कैसे सुधारना है, या आपने ऐसा क्यों किया इसका एक्सप्लेनेशन दो. अगर नहीं दे सकते तो इट इज योर ड्रॉबैक, दैट इज योर लिमिटेशन. इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं कि जब कहीं से पुराने जमाने से हम लोग शुरू करेंगे कि भाई पहले से किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया गया, क्यों वो एक्सेप्टेड नहीं रहा, उसके क्या लिमिटेशन है, क्या ड्रॉबैक्स रहे, और उसके बाद आज की तारीख में जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो कैसा दिखता है और उसमें जो एलिमेंट्स अरेंज है उन्हें अरेंज करने का क्राइटेरिया क्या है. दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक. अपनी टेक्स्ट बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से वी हैव 114 एलिमेंट्स नोन टिल डेट. थोड़े से ज्यादा हो चुके हैं, 118 के आसपास है, लेकिन आंसर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक 114 एलिमेंट्स आज तक हम लोग जानते हैं. क्या हमने इन 114 एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज कर दिया है? यस. आज की तारीख में हर एक एलिमेंट की अपनी एक फिक्स जगह है, उस एलिमेंट को हम उसी जगह पर रखते हैं. बट हम बहुत पीछे जा रहे हैं. हम लोग चल रहे हैं इन द ईयर 1817. ठीक है, हमें बहुत पुराने जमाने की बात करना है. 1817 की हम लोग बात कर रहे हैं और इस वक्त हम लोग बात करेंगे डॉगर ईयर की. क्या लिखेंगे?
कई जने इसे डॉबरीनर बोलते हैं कि भाई ये डॉग और ये रीनर। कई जने डॉबरनियर बोलते हैं। दैट डिपेंड्स कि क्या आपका प्रोनाउंसिएशन है। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं डॉबरनियर ट्रायड की। ट्राई का मतलब होता है थ्री, नेचुरल सी बात है, ट्राई मतलब थ्री। तो डॉबरनियर एक्चुअली देखिए इससे पहले भी केमिस्ट जो रहे हैं उन्होंने काम किया है, बट उनका काम इतना अच्छा नहीं था कि हम लोग अपनी बुक्स में पढ़े। अपन लोग जहां से शुरू कर रहे हैं वो कुछ एक्सेप्टेबल पार्ट से शुरू कर रहे हैं कि हाँ भाई थोड़ा सा अच्छा आज के जैसा मिलता जुलता कोई पार्ट हमने शुरू किया है, इसलिए हम डॉबरनियर से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले भी लोगों ने काम किया। ठीक, डॉबरनियर ट्रायड। डॉबरनियर ने एक ट्रायड बनाया। ट्रायड मतलब थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप। ठीक, वो थ्री एलिमेंट्स किस तरीके से थे, उसमें उन्होंने डॉबरनियर ने थ्री एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया सच दैट द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट is equal to the atomic mass of the second element। क्या किया गया, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट मतलब उन्होंने तीन का ग्रुप बनाया। इस तीन के ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास लिया, यानी एटॉमिक मास का एवरेज निकाला, और वो एवरेज जिस एलिमेंट के बराबर आया उस एलिमेंट को उन्होंने सेंटर में रख दिया। समझ में आ रहा है? तीन 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 उनके टाइम पर कोई बहुत ज्यादा एलिमेंट्स थे भी नहीं। उनके टाइम पर नियर अबाउट 33 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। एक तरह का पजल चल रहा है। आपके पास 33 एलिमेंट्स हैं, आपने टेबल पे उन 33 एलिमेंट्स के ब्लॉक्स बना बना कर रख लिए। अब उन 33 एलिमेंट्स के मासेस देखें कि इस वाले एलिमेंट का इतना मास है, इतना मास है, इतना मास है। ये किसी और व्यक्ति ने ढूंढ रखा है, हम खाली उसे यूज कर रहे हैं। अब उन मासेस के हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से हमने तीन तीन का ग्रुप बनाया। कैसा बनाया, सच दैट द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट is equal to the atomic mass of the second element। पता चलेगा what did Daubernier did? He made a triad, means he arranged the elements in the group of three such that the average of atomic mass of first and third element is equal to the atomic mass of the second element। इस तरह से उन्होंने अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया। अपन एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा है लिनाकी, लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिनाकी, लिथियम सोडियम पोटेशियम। इसका मास है 7, इसका एटॉमिक मास है 39। 7 प्लस 39 का एवरेज ढूंढ रहे हैं अपन, तो 39 प्लस 7 इज 46 अपॉन 2, आंसर आया 23। सोडियम का एटॉमिक मास 23। तो द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। इस तरीके से तीन तीन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। आप लोग याद कैसे करेंगे, पहला आपका रहेगा ली ना की, लिथियम सोडियम पोटेशियम। उसके बाद अभी मैं आप लोगों को पूरा पीरियोडिक टेबल वापस से लर्न कराऊंगी। कुछ लोगों ने 9th वाले बैच में मेरे साथ लर्न किया हुआ है, जिन्होंने लर्न नहीं किया है उनको मैं वापस अभी बताऊंगी।
जिनको याद है वो था लीना की रब से फरियाद। सेकंड ग्रुप था बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। जिनको याद है मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो बेटा मांगे कार, इन्होंने जो अरेंज किया वो था कार स्कूटर बाप। कार इज कैल्शियम, स्कूटर इज स्ट्रोंशियम एंड बाप इज बेरियम। याद आएगा ना, बेटा मांगे कार, ऐसा वाला अपन ने लिखा था, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। ये आपको लर्न करना ही है बच्चा। दो अपन आज लर्न कर ही लेते हैं। लीना की रब से फरियाद। जब पीरियोडिक टेबल अपन पूरा लर्न करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, यहाँ पर लास्ट वाले में सबसे ऊपर हीलियम। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट ग्रुप चालू होगा हाइड्रोजन के नीचे, उसमें हम लोग नाम लर्न करते हैं ली ना की रब से फरियाद। टोटल 6 हमारे पास में रहेंगे। ली इज लिथियम, ना इज सोडियम, के इज पोटेशियम, आरबी रब इज रुबीडियम, रुबीडियम, CS is cesium, CS is cesium and FR is francium. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। उसके बाद क्या करा अपन ने अभी, लीना की रब से फरियाद। फरियाद मीन्स कुछ मांगना। क्या मांगा, बेटा मांगे कार। बेटे की फरमाइश है मुझे पापा कार दिला दो, और पापा जी ने क्या जवाब दिया, स्कूटर दिला दिया। बोले स्कूटर बाप राजी। पापा किस चीज में तैयार हुए, स्कूटर दिलाने के लिए। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। बेटा BE इज बेरिलियम, मांगे इज मैग्नीशियम, CA is calcium, SR is strontium, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, BA, ये वाला BA is barium and RA is radium. Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. ये हमारे पास में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हुए। ये हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। ये पार्ट आप बेटा अलग से नए पेज में लिखिएगा, क्योंकि हम पूरे 18 ग्रुप्स में से 8 ग्रुप्स को अभी लर्न करेंगे इस साल, है ना। चलिए, डॉवरनियर के टाइम में ओनली 33 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। He arranged the elements in the form of triads. Triads means the group of 3. He arranged the elements in the group of 3 such that the average of atomic mass of first and third element is equal to the atomic mass of the second element. For example, lithium, potassium 7 plus 39, उनका average यानी divided by 2 is equal to 46 by 2. Answer is 23. तो लीना की, ये उसका उनका पहला ट्रायड था। नेक्स्ट, कार, स्कूटर, बाप, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। थर्ड ट्रायड वाज 17 ग्रुप एलिमेंट हम लेंगे। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 17 ग्रुप एलिमेंट
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, ये एलिमेंट्स डॉबरनियर के हमारे कंप्लीट होते हैं। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि डॉबरनियर जो ट्रायड था उसका लिमिटेशन क्या रहा, ड्रॉबैक क्या था। तो ड्रॉबैक सिर्फ एक ही था कि ही वाज नॉट एबल टू अरेंज ऑल द एलिमेंट्स डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। क्या ड्रॉबैक था कि टोटल 33 एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर्ड थे, वो सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए। ही वाज नॉट एबल टू अरेंज प्रॉपरली। अरेंज तो किया ही होगा लेकिन प्रॉपरली सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं किया। ही वाज नॉट एबल टू अरेंज प्रॉपरली ऑल द एलिमेंट्स डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। सिर्फ इतना ही उनका ड्रॉबैक है और कोई ड्रॉबैक हमने गिनती में लिया ही नहीं। ठीक, 33 एलिमेंट्स थे, उसमें से सभी को वो प्रॉपरली अरेंज नहीं करे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। नेक्स्ट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब नाम पता चल रहा है, पहले वाला डॉबरनियर ने दिया था, अभी वाला न्यूलैंड ने दिया। जब न्यूलैंड ने ये लॉ दिया था तो इस वक्त करीब करीब 56 एलिमेंट्स नोन थे। हम लोगों को पता था कि हमारे पास 56 एलिमेंट्स हैं और न्यूलैंड को ये 56 एलिमेंट्स अरेंज करने थे कि अरेंज द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टेव। का मतलब क्या होता है? 8। तो उन्होंने जो अरेंजमेंट किया वो कैसा किया? 8 एलिमेंट्स को अरेंज किया कि अरेंज द एलिमेंट सच दैट every 8th element has the properties, every 8th element has the properties similar to the first one, has the properties similar to the first one, just like musical notes. क्या बोला गया कि हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो फर्स्ट एलिमेंट की तरह होगी। कैसे? बोले जस्ट लाइक म्यूजिकल नोट्स। आपका आंसर यहीं तक रहेगा। समझाने के लिए अपन म्यूजिकल नोट्स ले रहे हैं, वो आप आंसर में नहीं लिखेंगे। म्यूजिकल नोट्स मतलब सारे गा मा पा गा नी और अगेन इट इज सा। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 और वापिस से आ गया 8। Every 8th element has the properties similar to that of the first one, just like musical notes. आप ये वाला पार्ट एग्जाम में नहीं लिखेंगे लेकिन यहाँ तक आपका आंसर जाएगा कि न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ 8 such that every 8th element, नहीं ग्रुप ऑफ 8 मत लिखिए, सॉरी ग्रुप नहीं आएगा, सॉरी। He arranged the elements such that every 8th element has the properties similar to that of the first one, just like musical notes. ठीक है, ये आप कॉपी करेंगे, लिखेंगे।
अब नेचुरल सी बात है कि इसके बाद में हमें ड्रॉबैक यानी लिमिटेशन बतानी है कि इस लॉ की लिमिटेशन क्या रही। तो ये जो लॉ है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। It is applicable only on lighter elements. मीनिंग में बाद में समझा रहे हो, अभी खाली पॉइंट के हिसाब से लिख लीजिए, अदरवाइज बीच में अपना कंफ्यूजन हो जाएगा। लिमिटेशन है दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन लाइटर एलिमेंट्स। सेकेंड पॉइंट, he placed cobalt and nickel. He placed cobalt and nickel in the same slot. In the same slot. And in the same column with fluorine bromine, comma, though they have different properties, comma लगा के, though they have different properties। लिखने का काम होपफुली आपका हो गया। अब अपन इसको समझते हैं कि अपन ने क्या बोला। ये वाला पार्ट तो समझ में आया इस हिसाब से कि हाँ भाई एवरी एट एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट वन। और ड्रॉबैक हमने बोला कि ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट पे एप्लीकेबल है और कोबाल्ट और निकल को एक साथ रखना और क्लोरीन के साथ रखना ये बात गलत है। तो अपन लोग देखते हैं कि अपने को क्या लिखना है। अपन लोग देखेंगे कि अपने को इसको कैसे समझना है। उस टाइम पे हमारे पास में नोबल गैसेस नहीं थी। कौन सी गैसेस? नोबल गैसेस के बारे में कोई भी नहीं जानता था, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो 18th ग्रुप है उस वक्त था ही नहीं। अब अपन इसको समझते हैं कि मतलब फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17। अपन सिर्फ आज वाले से कंपेयर करके देख रहे हैं। अपन ये नहीं बोल रहे कि ये उनका पीरियोडिक टेबल है। दिस इज नॉट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव या न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल। हम सिर्फ आज वाले को और पुराने वाले को कंपेयर करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज हमारे पास यहाँ पर लिथियम है, नंबर एटॉमिक नंबर 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर एटॉमिक नंबर 10। एलिमेंट्स की अगर अपन गिनती करें तो ये नंबर 1 एलिमेंट, ये नंबर 2 किसके हिसाब से? न्यूलैंड के हिसाब से। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, वापिस कहाँ पर आ गए? 8। तो every 8th element has properties similar to that of the first one। समझ में आया? अब ये कहाँ तक सही रहा? तो हम लोगों ने बोला इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। लाइटर एलिमेंट का मतलब क्या होता है? जब अपन लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, आज वाला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स है ना।
न्यूलैंड के टाइम पे वो 18 ग्रुप था ही नहीं, तो उनको बड़ा अच्छा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और एवरी 8 एलिमेंट हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट वन। फिर इससे गिना 1 2 3 4 5 6 7 और वापस बोले 8 हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट वन। इसके बाद उनकी गिनती गड़बड़ा गई। क्यों गड़बड़ा गई? क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम था कि यहाँ के बाद उन्हें और कुछ भी बीच में बनाना है। अपन ने नंबर डाला है ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक कहाँ पर आता है? एटॉमिक नंबर 20 के बाद में हम ये वाला पार्ट जो है वो शुरू करते हैं। उन्हें नहीं पता था, इसलिए लाइटर एलिमेंट्स यानी हम मान के चलते हैं कैल्शियम तक। 20 नंबर किसका है? कैल्शियम तक का। तो कैल्शियम तक के एलिमेंट्स जो थे उन पर उनका रूल बिल्कुल एप्लीकेबल बैठा, बिल्कुल सही बैठा। इन्हें हमने नाम दिया लाइटर एलिमेंट्स। इसके बाद आपके बड़े वाले पार्ट आ गए, आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ये सब आपके डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं। उन्हें नहीं पता था कि मुझे कोई डी ब्लॉक बनाना है, तो डेफिनेटली ये उनका ड्रॉबैक बन गया। हमने क्या बोला? लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन रही? कि दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। मैं आपको सिर्फ लाइटर का वर्ड समझा रही हूँ। लाइटर का मतलब होता है नियर अबाउट कैल्शियम तक के जो एलिमेंट्स हैं उन पर ये रूल पूरा सही बैठा। इसके बाद ये रूल गड़बड़ करना चालू कर दिया। फिर बड़ी गड़बड़ क्या करी उन्होंने कि उन्होंने जब अपना पीरियोडिक टेबल बनाया तो उस पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन था, क्लोरीन था, ब्रोमीन था। ये तो उनका राइट हो गया। फ्लोरीन और क्लोरीन तो राइट बैठना भी था क्योंकि ये 20 के नीचे आता है। लेकिन यहाँ पर इस जगह पर उन्होंने क्या ले लिया? उन्होंने ले लिया कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट कैसे लिखते हैं बेटा? C कैपिटल और O छोटा, एंड दे शुड नॉट बी जॉइंट। ठीक है, कैपिटल लेटर में नहीं लिख देना वरना वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। CO is cobalt and Ni, I again small, is nickel। तो उन्होंने कोबाल्ट और निकल को पहली बात तो एक साथ रख दिया। हम कभी भी दो एलिमेंट्स को साथ में नहीं रख सकते। दूसरी बात, कोबाल्ट और निकल को उन्होंने फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में रख दिया, जबकि कोबाल्ट और निकल मेटल है और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये जो है ये नॉन मेटल्स है। तो आपने कैसे साथ में रख दिया? अब रख दिया भैया, गलती हो गई, गलती हो गई, तो ये क्या बन गया? ड्रॉबैक। दिस इज कॉल्ड एज लिमिटेशन। तो दो लॉ हमने पढ़े। फर्स्ट इज डॉबर्नियर, सेकेंड इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। डॉबर्नियर ट्रायड में he arranged the elements in the form of triad in comma in the group of 3 such that the average of atomic mass of first and third element is equal to the atomic mass of the center one, second one, middle one, जो भी आपको लिखना है। एग्जाम्पल लीना की, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, स्कूटर बाप राजी, नहीं सॉरी, कार स्कूटर बाप, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, और लास्ट वन वाले में हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सेकेंड हमारे पास में आया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन सच अ वे दैट एवरी 8 एलिमेंट हैज द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट वन। ड्रॉबैक, फर्स्ट इज इट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स, एंड सेकेंडली ही प्लेस्ड कोबाल्ट एंड निकल इन द सेम स्लॉट, इसको स्लॉट बोलेंगे, एंड इन द ग्रुप विथ फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, दो दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक, नेक्स्ट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट इज मेंडलीव। Mendeleev's periodic table. At this time, near about 63
elements were discovered. At this time 63 elements were discovered. His periodic table consists of, थोड़ा सा आपको लिखना रहेगा, his periodic table consists of 6 periods and 8 groups. 6 period and 8 group. Each of these groups from 1 to 7, each of the groups from 1 to 7 were divided into A and B subgroups. From 1 to 7 are divided into A and B subgroups, while the 8th group was divided into 3 subgroups A, B and C. The 8th group was divided into A, B and C. चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, अचीवमेंट. Achievement. He placed all the elements properly discovered at that time. Properly discovered at that time. Second point, he left places for the undiscovered elements. He left places for the undiscovered elements. For example, scandium, gallium and germanium which were discovered later have properties similar to एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम and एका सिलिकॉन.
ए का बोरॉन, ए का एल्यूमिनियम एंड ए का सिलिकॉन, which were predicted earlier, which were predicted earlier by Mendeleev, by Mendeleev. Full stop. He also predicted, कंटिन्यूएशन में लिखेंगे आप, पॉइंट चेंज नहीं होगा. He also predicted the chemical properties of these undiscovered elements. Of the undiscovered elements. Next point. Next point. The noble gases, the noble gases which were discovered later, the noble gases which were discovered later were properly placed in a new zero group, without disturbing the whole table, without disturbing the whole table. चलिए यहां तक तो अपन समझते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लिमिटेशंस करेंगे. अभी अपन देखते हैं मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बेटा बहुत कुछ सही है और आज वाले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ये काफी कुछ मैच करता है. हमारे पास में आज की तारीख में 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स हैं. इनके पीरियोडिक टेबल में इनके पास में 6 ग्रुप्स थे, 6 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे. बट क्या करा उन्होंने कि 8 ग्रुप्स का सब डिवीजन कर दिया. जरा काउंट करो, 2 और 2 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 15, 16, 17. भले ही आपने ग्रुप 8 रखे हो लेकिन आपने जो एलिमेंट्स अरेंज करे वो टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए? 17 पार्ट्स में. आज की तारीख में हमारे पास 18 ग्रुप्स है. क्यों? क्योंकि हमारे पास में नोबल गैसेस भी हैं. ये वाले टाइम पे जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था इस वक्त तक नोबल गैसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था. तो डेफिनेटली उन्होंने जो अरेंज किया वो भले ही 8 ग्रुप्स में हो लेकिन ये सब डिवीजन होने के कारण टोटल 17 पार्ट्स हमें नजर आते हैं जो हमारे आज वाले पीरियोडिक टेबल से काफी कुछ मैच करते हैं. इसलिए हम मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल काफी कुछ सही मानते हैं. ठीक है. अब अचीवमेंट हमने क्या बोला? तो पहला अचीवमेंट हमने बोला कि ही अरेंज्ड प्रॉपरली ऑल द एलिमेंट्स डिस्कवर्ड एट दैट टाइम. 63 एलिमेंट्स थे. उन्होंने 63 एलिमेंट्स को करीब करीब बहुत हद तक प्रॉपरली प्लेस किया. ये उनका अचीवमेंट था. सेकेंड हम लोगों ने बोला कि ही लेफ्ट प्लेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट. आप इमेजिन करिए कि अभी आपके पास एलिमेंट ही नहीं,
अभी तो आपके पास 63 एलिमेंट्स ही है। मेंडलीव ने उन एलिमेंट्स के लिए भी जगह छोड़ी कि जो उस वक्त तक थे ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। फिर भी मेंडलीव का मानना था कि देखना एक ना एक दिन यहाँ पे एलिमेंट डिस्कवर होगा, और जब डिस्कवर होगा तो आप इस जगह पर उसे रख देना, मैं आज इसकी जगह खाली छोड़ता हूँ। वो खाली जगह बाद में फिलअप हुई। उन्होंने जो जगह छोड़ी थी वो था एक का बोरॉन के नाम से, एक का एल्यूमिनियम के नाम से, और एक का सिलिकॉन के नाम से। प्लीज इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिए। पूरा अगर नहीं भी आता तो आप लोगों को एक एक एलिमेंट के नाम भी आने चाहिए, कि भाई पूरा एक्सप्लेन करने को एग्जाम में नहीं आया, बट इंडिविजुअली। तो अभी एक का बोरॉन है, लेटर इट वाज कॉल्ड एज स्कैंडियम। मेंडलीव ने नाम दिया एक का एल्यूमिनियम, बाद में उसका नाम पड़ा गैलियम। और अभी नाम मेंडलीव ने दिया एक का सिलिकॉन, बाद में नाम पड़ा जर्मेनियम। अभी जब आप पीरियोडिक टेबल लर्न करेंगे पूरा, आगे मैं दूंगी, तो बेटा जिनको याद है बैंगन आलू गाजर इन थाली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये आपका एल्यूमिनियम है, ये आपका गैलियम है। तो यहाँ पर उन्होंने जगह खाली छोड़ दी और इस जगह को नाम दे दिया, बोले दिस एका एल्यूमिनियम। बाद में डिस्कवरी हुई और पता चला यस इट इज गैलियम। ऐसे ही काशी गए संत प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अभी हमारे पास जर्मेनियम नहीं है, पर इसे नाम क्या दे दिया गया, बोले इट इज एक का सिलिकॉन। देखो आपको नाम याद करने में इजी होगा, सिलिकॉन के नीचे एक का सिलिकॉन, एल्यूमिनियम के नीचे एक का एल्यूमिनियम। ज्यादा टफ जॉब नहीं है, बाद में आपको जब ये लाइनें याद हो जाएंगी तो एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, तो एक का एल्यूमिनियम वाला गैलियम बन गया। सिलिकॉन के बाद एक का सिलिकॉन, नाम कहलाएगा जर्मेनियम। और एक को नाम दिया गया स्कैंडियम। स्कैंडियम आपको अलग से लर्न करना पड़ेगा बिकॉज ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो बोरॉन हमारा 13th ग्रुप में आता है और ये आपका डी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट है। तो ये आपको लर्न करना रहेगा कि एक का बोरॉन वाज कॉल्ड एज वाज लेटर कॉल्ड एज स्कैंडियम। उसके बाद मैंने आपको लिखवाया कि ना सिर्फ उन्होंने जगह छोड़ी बल्कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताई। उनका मानना था कि जो जगह मैं छोड़ रहा हूं, हम एल्यूमिनियम के बाद गैलियम का एग्जांपल ले रहे हैं, उन्होंने जगह छोड़ी और बोला इसका एटॉमिक मास 68 आएगा। जब डिस्कवरी हुई तो एटॉमिक मास फाइनली 69.7 आया। उन्होंने बोला था कि एलिमेंट जो भी होगा उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा E2O3। डिस्कवरी के बाद हमने बोला गैलियम, इट इज Ga2O3 ऑक्साइड का फॉर्मूला। क्लोराइड का फॉर्मूला उन्होंने बोला इट इज ECl3। ई इसलिए कि उन्होंने कोई नाम नहीं दिया, उन्होंने तो एका एल्यूमिनियम और एका करके छोड़ दिया, तो उन्होंने ई वर्ड यहाँ पर दिया। लेटर ऑन इसे बोला गया GaCl3। तो केमिकल प्रॉपर्टीज या एटॉमिक मास भी जो उन्होंने दिया वो भी एक्यूरेट बैठा, हम ये बता दें। उसके बाद हम लोगों ने लिखा कि नोबल गैसेस अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है। कब तक? मेंडलीव्स के टाइम तक। लेकिन बाद में जब मेंडलीव के बाद जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो उन्होंने एक और ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप को नाम दिया जीरो ग्रुप। और उस जीरो ग्रुप के अंदर सारे नोबल गैसेस को वो लोग अरेंज करते गए। तो जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, बिना उसे डिस्टर्ब करे नोबल गैसेस के लिए अलग से ब्लॉक बनाया गया, अलग से ग्रुप बनाया गया, जीरो ग्रुप। तो ये भी उनका अचीवमेंट कहलाएगा कि भले एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हो रहे हैं बट उन्हें हम प्रॉपरली अरेंज करते जा रहे हैं। अभी तक डॉवर्नियर, सेकंड न्यूलैंड और थर्ड मेंडलीव, इन तीनों ने जो भी अरेंजमेंट करे ये सारे अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास हैं।
प्लीज इस पॉइंट को नोट डाउन करिए। डॉबर्नियर ने एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया, न्यूलैंड ने भी एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया, और मेंडलीव ने भी एटॉमिक मास के हिसाब से ही अरेंज किया। अब इससे क्या फर्क पड़ा ये हम कल लिमिटेशन में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।